हम अक्सर सोचते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन सच ये है हम सिर्फ एक स्टेप हैं एवोल्यूशन का। 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स रहते थे, बड़े बड़े ट्रीज पर फ्रूट्स के लिए स्ट्रगल करते। आज हम टेक्नोलॉजी और एआई बना रहे हैं, लेकिन इसका सफर एक स्ट्रगल से शुरू हुआ है और हर स्टेज ने हमारी बॉडी, माइंड और सोसाइटी को शेप किया। चलिए शुरू करते हैं एक एवोल्यूशन जर्नी जो एप से लेकर हमारे फ्यूचर एवोल्यूशन तक जाती है। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर स्ट्रेंज और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें जाना होगा 7 मिलियन ईयर्स पीछे। सैहेलैंथ्रोपस हमारे फर्स्ट टाइम एंसेस्टर्स में से एक। ये रहते थे अफ्रीका के डैम फॉरेस्ट में। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ जो फ्रूट से लदे हुए थे, सिर्फ हरियाली ही हरियाली, ना कोई प्रेडेटर ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये आराम भरी जिंदगी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं थी। 7 मिलियन साल पहले अर्थ माइसिन पीरियड में था। ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे कूल हो रहा था। अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन्स में रेनफॉल अनइवन हो रहा था। वेट सीजन शॉर्ट, ड्राई सीजन लॉन्ग। कंटिन्यूस फॉरेस्ट मेंटेनेंस के लिए कांस्टेंट रेनफॉल चाहिए होती है। और जब रेनफॉल कम हुई, अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट धीरे धीरे ड्राई होने लगे, ग्रासलैंड्स एक्सपेंड होने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रीज कम, जिसकी वजह से सैहेलैंथ्रोपस को ना चाहते हुए जमीन पर आना पड़ा सर्वाइवल के लिए। लेकिन जमीन की जिंदगी पेड़ों जितनी आसान नहीं होती। जमीन पे आते ही उनकी मुलाकात हुई प्रेडेटर से। सेबर-टूथ कैट्स, जिनके स्पीयर जैसे 8 इंच लंबे दांत सैहेलैंथ्रोपस की खोपड़ी फोड़ने के लिए काफी थे। जायंट साइना, जिनकी एक बाइट हड्डियों तक को चूर चूर कर देती थी। जायंट स्नेक, जो कि इतने बड़े कि पूरे सैहेलैंथ्रोपस को जिंदा निगल जाएं। प्रेडेटर के कांस्टेंट फियर और हार्श ट्रायल की वजह से फाइनली नेचर मिरेकल हैपन हुआ। एवोल्यूशन ने फर्स्ट टाइम ट्रिगर किया। कुछ एप्स में एक छोटी म्यूटेशन हुई। उनके हिप्स और स्पाइन्स स्लाइटली डिफरेंट बने और वो कभी कभी 2 पैरों पर सीधा चलने लगे। और यहाँ से आए ह्यूमन सिविलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने 2 पैरों पर चलने का क्यों डिसाइड किया? 2 पैरों पर चलने का फायदा दूर से प्रेडेटर को देख पाना और हाथों को फ्रीली यूज कर पाना। ये था ह्यूमैनिटी का पहला स्टेप, बाइपेडलिज्म। और इससे स्टार्ट होती है ह्यूमन लिनेज। अब आते हैं 4 मिलियन ईयर्स आगे। सैहेलैंथ्रोपस के बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसे हम लूसी के नाम जानते हैं। अब जिन लोगों को लूसी के बारे में नहीं पता, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लूसी एक फेमस ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्केलेटन है जो 1974 में इथियोपिया में डिस्कवर हुई थी। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये हमें अर्ली ह्यूमन बाइपेडलिज्म का सबसे क्लियर एविडेंस देती है। इसका नाम लूसी एक सॉन्ग लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स के नाम पर रखा गया, जो डिस्कवरी के वक्त लैब में रिपीट में चल रहा था। इनका क्लाइमेट भी सेम था, ड्राई वेट सर्कल्स, जंगल और ग्रासलैंड का मिक्स। अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फूड स्कैरिटी। फ्रूट्स जो कभी कभी मिलते, कभी सिर्फ रूट्स और सीड्स। प्रेडेटर अभी भी सेम थे, बिग कैट्स लाइक सिमिलिडोन, जायंट क्रोकोडाइल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। इन सब के कांस्टेंट खतरे से और फूड की कमी की वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने एवोल्यूशन ट्रिगर किया। फुल बाइपेडल वॉकिंग, हाथ फ्री, जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा खाना खा पाए। सेक्सुअल डाइट शुरू कर दी। इन्होंने अपनी डाइट में 30% मीट ऐड कर लिया, जिससे इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा बढ़ गया। नेचुरल सिलेक्शन इनका फेवर किया। सैहेलैंथ्रोपस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाए और उनका डीएनए अगले जनरेशन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में आ गया। अब आते हैं 1.5 बिलियन आगे। इस टाइम अफ्रीका का क्लाइमेट और ड्राई होने लगा, जंगल ऑलमोस्ट गायब और इससे फ्रूट ना बराबर रह गए। हंटिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। इस समय एग्जिस्ट करते थे होमो हैबिलिस। दोस्तों, होमो हैबिलिस का समय बहुत ही ज्यादा कठिन था। अफ्रीका का सवाना ऑलमोस्ट पूरी तरह ग्रासलैंड बन गया था और इस समय डिनोफिलिस जैसे बहुत बड़े साइज की कैट एग्जिस्ट करती थी, जो होमो हैबिलिस का शिकार किया करती थी। और जायंट हाइना जैसे पैचिक्रूटा। अब ये कितने खतरनाक होते थे, आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि एक पैचिक्रूटा का साइज एक अडल्ट होमो हैबिलिस जितना होता था। और ऊपर से पैचिक्रूटा झुंड में शिकार किया करते थे, यानी जायंट हाइना का झुंड एक बार में होमो हैबिलिस के पूरे ग्रुप का शिकार कर लिया करते थे। अब आप बोलेंगे ये प्रेडेटर तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और सैहेलैंथ्रोपस के टाइम भी एग्जिस्ट करते थे, इसमें नया क्या है? वेल, इसका आंसर है खुद होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस सिर्फ 4 फीट के होते थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 4 फीट। सिर्फ इतना नहीं, डिनोसॉरस जैसे बिग कैट्स जो इनका शिकार करा करते थे, वो एक एम्बुश प्रेडेटर थे, यानी वो घात लगाकर शिकार करा करते थे। और छोटी हाइट होने की वजह से होमो हैबिलिस दूर तक नहीं देख पाते थे।
और होमो हैबिलिस के पैरों की बनावट ऐसी थी, आज के एवरेज मर्डर ह्यूमन से भी ज्यादा स्लो दौड़ पाते थे, यानी ये डिनोफेलिस के लिए एक पोटेंशियल प्रे थे। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, आखिर क्यों होमो हैबिलिस इतने छोटे थे? वेल, इसका आंसर है एवोल्यूशन। अब आप बोलेंगे एवोल्यूशन तो हमारे फेवर में होता है, पर यहाँ तो उल्टा नुकसान कर रहा है। नहीं, एवोल्यूशन हमारे फेवर में काम नहीं करता, बल्कि एवोल्यूशन हमारे सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाने के लिए होता है, और वो हमारी बॉडी को यूजलेस चीजों से हटाकर सर्वाइवल अडेप्ट करने में हेल्प करता है। और होमो हैबिलिस के केस में फूड की शॉर्टेज थी, प्लस बड़ी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हाई फूड और कैलोरीज लगती थी। इस एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे उनकी हाइट छोटी हो गई, लेकिन फिर भी उनका सर्वाइवल मुश्किल था। एक रिसर्च के मुताबिक होमो हैबिलिस की एवरेज डेथ रेट 12 थी, यानी ज्यादातर होमो हैबिलिस अपने टीनेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और इनकी प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जो उस समय का मीट सोर्स था, जैसे जाइंट बफेलो, जाइंट एंटीलोप, साइज में बड़े और ताकतवर थे, इनके लिए उनका शिकार करना नामुमकिन था। यानी ये ना ही शिकार कर पाते थे, ना ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, ना ही अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, और फ्रूट्स तो उस समय ना बराबर थे। तो सवाल ये है, ये जिंदा कैसे रहे? तो इसका जवाब भी सेम है, एवोल्यूशन। होमो हैबिलिस फुल टाइम स्कैवेंजिंग किया करते थे, यानी ये पहले से ही मरे हुए एनिमल्स का मीट खाया करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जरा ध्यान से देखिए इस स्कल और हाथ को। होमो हैबिलिस के पास ना ही नुकीले दांत थे, ना ही नुकीले नाखून। तो सवाल ये है, ये बॉडी के अंदर से मांस और बोन मैरो कैसे निकाल लिया करते थे, जो उनका रियल कैलोरी फोर्स था? तो इसका जवाब है हैंडीमैन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैंडीमैन क्या है। एक्चुअली हैंडीमैन होमो हैबिलिस को बोला जाता था, क्योंकि होमो हैबिलिस ही फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने टूल्स का यूज किया था, और इनके टूल्स को बोला जाता था ओडोन टूल्स। हाँ, ये पहली बार था जब ह्यूमंस नेचर के अगेंस्ट वेपन्स यूज किए थे। है ना अमेजिंग? अब आते हैं 7 लाख साल आगे। आइस एज साइकिल्स की वजह से कुछ रीजन्स डेजर्ट्स, कुछ कोल्ड टुंड्रा बन गए। सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया, माइग्रेशन जरूरी था, तो होमो इरेक्टस ने माइग्रेशन किया। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर गए, कुछ ग्रुप्स एशिया की तरफ गए, कुछ ग्रुप्स यूरोप की तरफ। लेकिन अब पूरी ठंड में जम चुकी थी, हर जगह आइस एज का राज था। ऐसे में इरेक्टस मरने लगे। मीट फाइबर हार्ड होने की वजह से डाइजेस्ट करना मुश्किल था। ठंड इतनी कि अगर ज्यादा देर के लिए आँख खोल दी तो पूरी आँख ही जम जाए। और दिन में घूमते शॉर्ट फेस बियर, जो 2 पैर पर खड़े हो जाए तो 9 फुट लंबे, यानी एक अफ्रीकन एलिफेंट जितने लंबे। और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर झुंड में शिकार करने वाले डायरवोल्फ, जिनका साइज आज के मॉडर्न टाइगर जितना है। अब इन सब फैक्टर्स की वजह से एवोल्यूशन ट्रिगर हुआ। होमो इरेक्टस के पास लंबी टांगे आ गई, जो उन्हें तेजी से दौड़ने में हेल्प किया करती। तेज दिमाग और स्टोन टूल्स, जो उन्हें शिकार में हेल्प किया करते थे। लेकिन ठंड, फूड पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स का खतरा अभी भी सेम था। तो इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक केव में 2 इरेक्टस बैठे हुए थे, ठंड से कांपते हुए। उनमें से एक ने 2 पत्थर उठाए खेलने के लिए, और उन 2 पत्थर को जोर से एक दूसरे पर दे मारा, जिससे निकली एक चिंगारी। उन्होंने ऐसी चिंगारी पहले कभी नहीं देखी थी। तो इरेक्टस ने क्यूरियोसिटी में फिर से दोनों पत्थर को आपस में रगड़ा, फिर से वही चिंगारी निकली। लेकिन इस बार वो चिंगारी पास ही बड़े भूस के ढेर पर जाकर लगी, जिससे भूस के ढेर में एक अजीब सी रोशनी जली, जो इरेक्टस ने कभी नहीं देखी थी। और आप सही सोच रहे दोस्तों, यहाँ से हुआ आग का आविष्कार। है ना कमाल? अब आते हैं 1.2 मिलियन ईयर्स आगे। अब दोस्तों, होमो इरेक्टस 3 अगली न्यू ह्यूमन स्पीशीज में इवॉल्व हुए, निंदरथाल्स, डिनोसोवियंस और हम, यानी होमो सेपियंस। निंदरथाल्स यूरोपियन साइड रहते थे, जो शॉर्ट हाइट के पर मस्कुलर और कोल्ड अडेप्टिव। अब इनकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगा लो। रो पावर के मामले में 101 में ये एक डायरवुल्फ को भी हरा सकते थे, पर कम पॉपुलेशन, रिसोर्स कंपटीशन और बहुत ज्यादा ठंड की वजह से निंदरथाल्स एक्सटिंक्ट हो गए। डिनोसोवियंस हाई एल्टीट्यूड पर रहते और लो ऑक्सीजन पर भी सर्वाइव कर लिया करते थे। लेकिन होमो सेपियंस ने रिसोर्स के मामले में डिनोसोवियंस को पीछे छोड़ दिया। कुछ स्टोरी ये भी कहती हैं कि होमो सेपियंस और डिनोसोवियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई, और डिनोसोवियंस की इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज के चलते डिनोसोवियंस एक्सटिंक्ट हो गए। अब आते हैं होमो सेपियंस पर। ये लाइटर और स्मार्टर थे, और साथ ही साथ लैंग्वेज कैपेबिलिटी भी रखते थे। बड़े ग्रुप्स में रहते,
और अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते। एंड ज्यादा रिसोर्स गैदरिंग टूल्स के होने की वजह से होमो सेपियंस अकेली प्रजाति बच पाई। हर जगह इन्वायरमेंट ने उन्हें शेप दिया। प्रेडेटर्स और क्लाइमेट दोनों का प्रेशर में सरल स्किल्स इवॉल्व होती रही। अब आते हैं अर्ली होमो सेपियंस पर। इन्होंने अर्ली कम्युनिटीज और विलेज इन्वेंट किए और इन्होंने टूल्स और लैंग्वेज को मास्टर कर लिया और स्मॉल बेस बनाए। इन्होंने अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट की, ह्यूमन साइकिल हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए, सिविलाइजेशन बिल्ड कर दी, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेड, राइटिंग, कल्चर रेवोल्यूशन एक्सेलरेट हुई और यहीं से स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी बूम, मेडिसिन, अर्बन लाइफ, डाइट और एनवायरनमेंट में सडन चेंज हुए। अब आते हैं प्रेजेंट डे ह्यूमंस पर। फिजिकली सिमिलर टू लेट सेपियंस, लेकिन कल्चर और लाइफस्टाइल की वजह से सोशल कॉम्प्लेक्स, ब्रेन स्लाइटली डिफरेंट। एनवायरनमेंट और कल्चर अभी भी एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कितना कमाल है, कहाँ हमारे पूर्वजों के पास कुछ भी नहीं था, कहाँ और आज हमारे पास धीरे धीरे करके एआई का जमाना आता जा रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब एआई का बोलबाला है ना। अमेजिंग। अब बात करते हैं आखिर कैसे होंगे फ्यूचर ह्यूमंस। एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। फ्यूचर प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, प्रोसेस्ड डाइट, न्यू डिजीज, स्पेस कोलोनाइजेशन, एआई इंटीग्रेशन, इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं आखिर कैसे दिखते होंगे फ्यूचर ह्यूमंस। पहले हम पॉसिबल एडेप्टेशंस पर नजर डालते हैं। स्मॉलर जॉस एंड टीथ। आज के टाइम में 58% पॉपुलेशन फास्ट फूड खाती है, तो मान सकते हैं फ्यूचर हमारी जॉस एंड टीथ स्मॉल होंगे, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों की तरह हार्ड मीट या इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। थिन्स एंड लाइट बोन्स। आज के ह्यूमन शरीर के बजाय दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं, तो पॉसिबल है फ्यूचर में हमारी हड्डियां पतली हों। हेयरलेस स्किन। आज की जनरेशन बॉडी हेयर या बेड नहीं रखती, तो एवोल्यूशन के हिसाब से जो चीज यूजर्स है उसे हटा दिया जाता है, यानी कि फ्यूचर हमारे पास हेयर नहीं होंगे। बिगर रिफ्लेक्टिव आईज। फोन एंड टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। आज के समय में हम सभी के सभी स्क्रीन को देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, तो पॉसिबल है हमारी आईज बिग एंड रिफ्लेक्टिव हो जाएं। एआई ब्रेन, मेमोरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, आज के टाइम में चैट जीपीटी जैसे एआई हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में और मेमोरी रखने में। तो हो सकता है फ्यूचर में हम अपने ब्रेन को एआई ब्रेन से एक्सचेंज कर दें। पॉसिबली रिड्यूस ट्रेडिशनल इमोशंस। अगर हमारे पास एआई ब्रेन होगा तो हम लॉजिकली ज्यादा सोचेंगे, इमोशंस ज्यादा। तो हो सकता है हम लॉजिक ड्रिवन सराल के अंडर आ जाएं, यानी कि सिर्फ लॉजिक से सोचने लगे और इमोशनल बिल्कुल खत्म हो जाएं। अब इस सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? ह्यूमन अब एलियन की तरह दिखने लगेंगे। लेगेसी ऑफ ऑल प्रीवियस एडेप्टेशन कैरिड फॉरवर्ड। ह्यूमन एवोल्यूशन एक सरल स्टोरी है। स्ट्रगल, प्रेशर, सॉल्यूशन। साइलेंथ्रोपस से लेकर सेपियंस तक सबसे इम्पोर्टेंट है हम फाइनल फॉर्म में नहीं हैं। एवोल्यूशन हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हम भी सिर्फ एक म्यूजियम एग्जिबिट बनकर रह जाएंगे और एक नई स्पीशीज हमारी जगह ले जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।